बड़ी खबर लखनऊ से। यूपी पर ब्लैक फंगस की काली छाया बढ़ती ही जा रही है। लखनऊ में नॉन कोविड मरीज भी ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं। होम आइसोलेशन के मरीजों को भी ब्लैक फंगस हो रहा है। पीजीआई में आए ब्लैक फंगस के 2 मरीजों को कोरोना नहीं हुआ था। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन और दवाओं की कमी से भी मुश्किलात बढ़े हैं। उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस के केसेस 100 के पार रिपोर्ट हो रहे हैं। तो यूपी में ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है, बरप रहा है, फैल रहा है। नॉन कोविड पेशेंट्स में भी ब्लैक फंगस रिपोर्ट हुआ है। वो मरीज जो होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हुए, उनमें भी ब्लैक फंगस रिपोर्ट हो रहा है। पीजीआई में 2 ऐसे ब्लैक फंगस के मरीज आए जिन्हें कोरोना नहीं था, जिन्हें कोविड की हिस्ट्री नहीं है, वो भी ब्लैक फंगस के शिकार हुए हैं। ये बहुत चिंता की बात। काली छाया ब्लैक फंगस की छा रही है उत्तर प्रदेश पर। नॉन कोविड मरीजों में भी यह रिपोर्ट हो रहा है। होम आइसोलेशन वाले मरीजों को भी ब्लैक फंगस हुआ बताया जा रहा है। इस बीमारी से पीड़ित बताए जा रहे हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे पास है और यह बहुत चिंताजनक, परेशान करने वाली अपडेट। क्यों ऐसा? जो तथ्य शुरुआत में सामने आए वो अब कुछ बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। कहा गया कि जो पोस्ट कोविड जो रिकवरी है उसमें ब्लैक फंगस डेवलप होता है, लेकिन अब 2 ऐसे मरीज भी आ गए जिनमें कोविड की कोई हिस्ट्री नहीं है, जिन्हें कभी कोरोना नहीं हुआ, वो संक्रमित नहीं हुए, फिर भी उनके अंदर ब्लैक फंगस पाया गया। ऐसे 2 मरीज लखनऊ में पीजीआई में आए हैं। ऐसा कैसे हुआ? ये अब शोध का विषय, ये अब खोज का विषय, ये अब डॉक्टर्स के लिए नई चुनौती। ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है, साथ में चुनौती है इसकी दवा की भी। उसकी अनअवेलेबिलिटी, उसकी गैर मौजूदगी भी चिंता का विषय है। इसकी दवा जल्दी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इंजेक्शन बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है। ऐसी रिपोर्ट्स तमाम शहरों से मिल रही है। उत्तराखंड में भी कई मामले सामने आ चुके हैं ब्लैक फंगस के। तो ये अब एक बहुत बड़ी चुनौती। इसे कई राज्यों ने महामारी मान लिया है, स्वीकार कर लिया है, घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश भी उनमें से एक है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त दोनों ही राज्यों की राजधानियों से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। बहुत सारी अपडेट्स लेके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हैं, देहरादून से रवि केंतुरा हैं। पहले हम शैलेश के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि फिलहाल ब्लैक फंगस की पूरे प्रदेश में स्थिति क्या है, किस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, शुरुआती ऑब्जर्वेशन से अब जो नए केसेस आ रहे हैं उनमें क्या फर्क है और इसकी दवाओं की मौजूदगी की क्या स्थिति है। बताइए शैलेश। राजन, 22 मई की अगर हम बात करें तो 22 मई को उत्तर प्रदेश में 289 यानी 289 केस ब्लैक फंगस के थे। इसके बाद कल 23 मई को अगर हम बताएं तो देखिए, नहीं माफ कीजिएगा, 21 मई को 289, फिर 22 मई को हम जाते हैं तो 22 मई को ये केस की संख्या बढ़कर हो जाती है 506, यानी 24 घंटे में 217 नए मरीज। फिर 23 मई पे जब हम आते हैं तो देखते हैं ये संख्या बढ़कर 581 पहुंच जाती है, यानी 24 घंटे में 75 केस। तो केस तेजी के साथ आ रहे हैं, ये आंकड़ों से समझा जा सकता है। लखनऊ के केजीएमयू की बात करते हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रदेश में केस है, क्योंकि वहां पर प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी मरीजों को भेजा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यवस्था की बात करें तो वो भी यहाँ पर है। तो केजीएमयू में अगर अकेले बात करें तो कल शाम तक जो मरीज थे 135 मरीज केजीएमयू में खाली, 19 मरीजों की सर्जरी होती है 24 घंटे के दौरान, 1 मरीज की मौत होती है 24 घंटे के दौरान, और संख्या लगातार तेजी से इन मरीजों की बढ़ती जा रही है। लखनऊ में अगर हम बात करें पीजीआई की, जो एक और बहुत बड़ा प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है मेडिकल का, वहां पर 22 मरीज। खास बात ये, इन 22 मरीजों में 2 मरीज ऐसे भी जिनको कोविड हुआ ही नहीं, जो नॉन कोविड के मरीज हैं। ये एक चिंता की बात। दूसरी चीज अगर हम बात करें, पहले जो केसेस निकलकर सामने आ रहे थे वो ऐसे केस थे अधिकतर जो अस्पतालों में भर्ती हुए
उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ कोविड के दौरान, और जब वो कोविड से तो जंग जीत गए, लेकिन बाद में उनमें ब्लैक फंगस के मामले सामने आने लगे। इसके बाद दूसरे जो कैटेगरी हमने देखी लगातार सामने आ रही है अब, वो है होम आइसोलेशन वालों की। मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने उनका कहना है कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनमें कई लोग ऑक्सीजन का घर पर भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज, जो लोग होम आइसोलेशन में वो कई बार डॉक्टर से सलाह लेकर अपने घर पर ही स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर वो शुगर पेशेंट है, अगर उनमें कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर वो कैंसर जैसी बीमारी से जूझे, ऐसे केसेस में संभावना बढ़ जाती है इस ब्लैक फंगस के अटैक की। तीसरा जो अब कैटेगरी जिसका हमने अभी जिक्र किया, 2 केस पीजीआई में जैसे आए नॉन कोविड वाले, ये उठता है कि आखिर ये नॉन कोविड थे, ये कैसे हो गया? बिल्कुल 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 शैलेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। रवि केंतुरा भी हमारे साथ है और हमारे साथ जुड़ गई है डॉक्टर शीतल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हैं माइक्रोबायोलॉजी विभाग की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर शीतल वर्मा, आपका बहुत स्वागत। अभी हमारे सहयोगी लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से 21 मई के बाद लगातार केसेस का जंप आया है ब्लैक फंगस के, और इसमें हम ये भी बता रहे हैं कि 2 ऐसे केसेस पीजीआई में रिपोर्ट हुए, एडमिट किए गए 2 ऐसे पेशेंट्स जिनकी कोविड की कोई हिस्ट्री नहीं है, उनको कभी कोरोना हुआ ही नहीं। तो जो शुरुआती हमारे जैसे लोगों को जानकारी थी, साधारण लोगों को, वो ये था कि जिनको कोविड होता है रिकवर कर रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, स्टेरॉयड का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, या डायबिटीज़ के पेशेंट रहे, उनमें ये इन्फेक्शन पाया गया ब्लैक फंगस का। लेकिन अब ये भी सामने आ रहा है कि नहीं, कोविड की हिस्ट्री नहीं रही, उनको भी ब्लैक फंगस हो गया। मैम, हमारे दर्शकों को सरल भाषा में समझाइए कि ये हो कैसे रहा है, ये है क्या चीज़? देखिए, आप अगर आंकड़ों के हिसाब से जाइए तो मैक्सिमम पेशेंट रिकवर कर गए हैं, और इस पैनिक करने वाला कोई भी स्थिति नहीं है इस वक्त। जहां तक कि म्यूकोरमाइकोसिस का है, तो 10,000 में से किसी एक को म्यूकोरमाइकोसिस होता है, वो भी वो पेशेंट्स को होता है जो कि बहुत ही क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग इलनेस होती है। शायद ही उनके बचने के आसार होते हैं अगर उनको पर्याप्त पूरा ट्रीटमेंट मिले। तो हम, क्योंकि ये एक पैंडेमिक है एंड हर घर में एक पेशेंट बीमार है, तो कोई पूरी फैमिली संक्रमित है, तो लोग बहुत व्यापक स्तर पे इन्फेक्टेड हुए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, उन पे ये अटैक किया। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी और बुरी भी थी, वो भी मैक्सिमम लोग तो रिकवर कर गए, बट कुछ अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स थे जो सही से रिकवरी नहीं हो पाई, या उनके ऊपर कोरोना के साथ साथ म्यूकर का, और ना ही म्यूकर हो, कैनेडा हो सकता है, और भी फंगल इन्फेक्शंस जो कि हम लोग देखते रहते हैं हो जाते हैं। तो ये जो 2 स्पेशल केसेस आपने बताए हैं, इसका बेसिकली वी नीड टू फॉलो अप दिस पेशेंट। इनको हमें पहले वर्कअप करना चाहिए, कहीं ये बच्चे बहुत ज़्यादा माल नरिश तो नहीं है। देखिए, हम एज अ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, हमारे लिए म्यूकर कोई बहुत वैसी बीमारी नहीं है कि हमने पहली बार देखी हो। हम ये बीमारियां देखते आए हैं, और ऐसे स्पोरेडिक केसेस भी हम लोग देखते रहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि म्यूकर के स्पोरेडिक केसेस हमेशा ही आते रहते हैं। तो ये जो केस है, ये मुझे कोई स्पोरेडिक केस लग रहा है, जिसके लिए अगर हम वर्कअप करेंगे तो हमें कॉज डेफिनेटली मिल जाएगा। आम जनमानस को परेशान होने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट, जिसको कि बिल्कुल ठीक पेशेंट है, उसमें म्यूकर के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। जी, डॉक्टर शीतल वर्मा, आप कह रहे हैं कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मृत्यु दर 50% से ज्यादा है। आप कह रहे हैं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी शैलेश बता रहे थे कि 21 मई से आज की तारीख तक 24 मई तक लगातार केसेस में जंप ही आया है, बहुत तेजी से केसेस बढ़े हैं, और स्थिति जो है वो फिलहाल इन 3-4 दिनों में बहुत चिंताजनक दिखाई दी है। इसे भी महामारी घोषित किया है कई राज्यों ने। अब अगर कई राज्य इसे महामारी घोषित कर रहे हैं और इतनी तेजी से ये केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसे गंभीरता से न लेने का प्रश्न कैसे आ गया? देखिए, हम लोग मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं। जब भी पैंडेमिक होता है किसी भी कंट्री में, तो वो बहुत ही लार्ज स्केल पर होता है। फॉर दैट हम लोगों को प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। सबसे अच्छी बात देखिए, हम लोग कुछ केसेस को डेफिनेटली हम फोकस कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, ताकि उनमें भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट केयर हो जाए। बट आम जनमानस में हमको जरूरत है ये दिखाने की कि मैक्सिमम पेशेंट रिकवर कर रहे हैं। हाँ, जहाँ की जो कि म्यूकर के केसेस आ रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम और सरकार और सारे एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मरीज को बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, अर्ली डायग्नोसिस हो सके मरीजों में, अर्ली ट्रीटमेंट हो सके, ताकि वो ठीक होके अपने घर वापस जा सके, और मैक्सिमम पेशेंट रिकवर कर भी रहे हैं। जी मैम, अभी तो आपने लखनऊ की रिपोर्ट देखी, डॉक्टर शीतल वर्मा, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता देहरादून से भी रिपोर्ट करने जा रहे हैं कि वहां पर और पूरे उत्तराखंड में इस बीमारी की क्या स्थिति है ब्लैक फंगस की। एक बार उनको सुनते हैं। रवि, उत्तराखंड में आप क्या देख रहे हैं, कितनी गंभीर है बीमारी और कैसे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्या
दवा दारू का क्या इंतजाम है वहां पर इसके लिए? बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जो ब्लैक फंगस के मामले हो 100 से अधिक हो चुके हैं, जिसमें से 97 मामले देहरादून जिले में हैं और सबसे अधिक मामले अभी तक ऋषिकेश एम्स में हैं। करीब 65 के करीब मामले हैं जो ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के अभी मरीज वहाँ पर भर्ती हैं। अब 5 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज के दौरान अब उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो स्वस्थ हो गए हैं, लेकिन 9 मौतें जो हैं अभी तक हो चुकी हैं उत्तराखंड में। तो लगातार जो ब्लैक फंगस का जो मामला है वो लगातार उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे हैं। नैनीताल जिले में 3 मामले अभी तक ब्लैक फंगस के हैं और वहीं अगर बात करें तो उधम सिंह नगर में भी ब्लैक फंगस के मामले आए हैं। तो जो पूरी तरीके की स्थिति है वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो 9 मौतें हुई हैं इतनी कम संख्या में इतनी जल्दी, ये कहीं ना कहीं लोगों को भयभीत भी कर रहा है। हालांकि अगर बात करें तो दवाइयों की, तो इंजेक्शन जो है 400 इंजेक्शन पहुंचे हैं, जिसमें से 300 इंजेक्शन गढ़वाल रीजन में है और वहीं जो है 100 इंजेक्शन कुमाऊं भेजे गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि विशेषज्ञ ये बताते हैं कि करीब किसी को ब्लैक फंगस होता है तो उसको 20 इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। ऐसे में जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो इंजेक्शन की अभी हमारे पास उपलब्धता है वो काफ़ी कम है। ऐसे में हमने ग्राउंड पर भी देखा है कि लोग, क्योंकि ये इंजेक्शन जो है आसानी से उपलब्ध नहीं होगा, सिर्फ सीएमओ कार्यालय से ये उपलब्ध हो पाएंगे और जो सरकारी जो संस्थान है या कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं वहीं पर ये इंजेक्शन उपलब्ध होंगे। तो ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी हैं, स्टॉक नहीं है, स्टॉक ना होने के चलते भी लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे। तो एक तो सबसे पहले दवाई की उपलब्धता होनी चाहिए और इसके साथ ही जो बेहतर इलाज मिल सके उसको लेकर भी प्रयास जारी है और यही वजह है कि सरकार ने उत्तराखंड में जो ब्लैक फंगस है उसको महामारी घोषित भी कर दिया है। ठीक है, आप देखिए, आप डॉक्टर शीतल वर्मा, उत्तराखंड का भी हाल आपने देखा, वहाँ भी ये महामारी घोषित है, वहाँ 100 मरीज हैं और बता रहे हैं हमारे सहयोगी कि 9 मरीजों की मौत हुई है और सिर्फ 5 मरीज रिकवर किए हैं। मतलब ये कि मृत्यु दर यहाँ भी ज्यादा है, 9 मरीजों की मौत होना और सिर्फ 5 का रिकवर करना और उसके बाद इंजेक्शन की कमी, उसका अभाव, ये तो स्थितियों को गंभीर बताता है डॉक्टर शीतल वर्मा। देखिए, म्यूकर के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर उनमें राइनोसेरेब्रल ऑक्यूलर माइकोसिस हो जाता है, मतलब पूरा उनका ब्रेन और आई सॉकेट्स और उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो मोर्टालिटी तो हम लोगों को डॉक्टर्स को पहले से ही पता है। आज से 20 साल पहले मैंने पढ़ाई करी थी कि भाई म्यूकरोमाइकोसिस किसी पेशेंट को होता है तो वो बहुत हाई मोर्टालिटी होती है, 50% से 80%, कभी कभी 100% तक पेशेंट्स जिनको ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होता है बचाना बहुत मुश्किल और गंभीर हो जाता है। हाँ, अब ये एक्चुअली इसका ऑडिट होना पड़ेगा, सरकार भी और जितने भी चिकित्सक संस्थान है उनको ऑडिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ताकि मीडिया को भी पता चल सके कि क्या एक्चुअल कॉजेज हैं। पूरा इसकी जब तक आप डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी नहीं कर सकते, किसी भी निष्कर्ष पे निकलना बहुत ही इट विल बी अ हेस्टी डिसीजन, आई वुड रादर से। और जहाँ तक कि ड्रग्स का सवाल है, ड्रग्स फार्मा कंपनी से अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में दवाइयां बनाएं ताकि सारे मरीजों को सही इलाज मिल सके और अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट से ही हम पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, उनकी रिकवरी भी अच्छी हो सकती है। डॉक्टर शीतल वर्मा, अब हमारे दर्शकों को कृपया ये भी बताएं कि किस चीज को वो नोटिस करें, क्या ध्यान रखें और कैसे अपना ख्याल रखें, क्या चीज अगर दिखाई दे तो तत्काल वो चिकित्सीय परामर्श लें, मेडिकल कंसल्टेंसी लें और अपने आप को बचाएं, सुरक्षित रखें। देखिए, पेशेंट जो कि कोविड के हैं वो तो हम आप लोगों की वजह से वैसे ही बहुत सतर्क हैं। कुछ पेशेंट तो ओवर सतर्क हैं कि मतलब उनमें साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी अब हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट है जिसको नेजल ब्लॉकेज हो रहा है या नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, ऐसी कोई घर में है और इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, तो वो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर को जाके और इवन अगर वो पोस्ट कोविड भी हो चुके हैं तो अपने डॉक्टर को जाकर परामर्श लें। सरकार ने बहुत सारी टेली कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर रखी है, चाहे वो ई संजीवनी हो, और डिफरेंट डॉक्टर्स अपने इस वक्त टेली कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं। तो आप अस्पताल में जाके टेली कंसल्टेंसी के माध्यम से जाके अपने सिम्टम्स को दिखाइए। शुरुआती सिम्टम्स बेसिकली नेजल डिस्चार्ज एंड ऑल होते हैं, और उससे भी पहले ये भी कभी कभी होता है कि अगर हम लोग ईएनटी सर्जन की हेल्प से नेजल एंडोस्कोपिक बायोप्सी कर ले तो हम लोग बहुत ही अर्ली स्टेज पे म्यूकर को डायग्नोज कर सकते हैं। तो किसी भी पेशेंट को इस तरीके के सिम्टम्स अगर होते हैं कि कोविड में उनको नाक से कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो और या फिर दिक्कतें हो रही हैं, उनको पहले से पता है कि बच्चे को कोई कैंसर है या किसी एडल्ट को कैंसर है और शुगर है, तो वो अपने आप को सतर्क रह के डॉक्टर की परामर्श लेके अपना अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जी, और डॉक्टर शीतल वर्मा, ये भी समझा जाए कि नॉन कोविड पेशेंट्स को भी ये हो सकता है, क्योंकि 2 केसेस ऐसे आए हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, नॉन कोविड पेशेंट में हम लोग रेगुलरली हम लोगों की म्यूकर मिलता रहता है, क्योंकि अभी मीडिया में लोगों में ज़्यादा जागरूकता बढ़ गई है, तो ये लोग थोड़ा सा पैनिक भी कर रहे हैं।
हम लोगों को ऑन एन एवरेज हर महीने 5 से 6 कभी कभी 10 म्यूकर के केसेस भी मिलते थे। तो ये स्पोरेडिक केसेस तो हमेशा चलते रहते हैं। म्यूकर इज नॉट अ न्यू डिजीज, ये इट इज अ नॉन डिजीज। सो पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनमें म्यूकर के इन्फेक्शन रूटीन स्पोरेडिक केसेस होते रहते हैं और डॉक्टर्स उनका इलाज करते रहते हैं। तो इस तरीके के पेशेंट्स तो आपको विलुप्त नहीं हो जाएंगे, जो आ रहे थे वो तो आएंगे। ठीक है, हमारे सहयोगी शैलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेश, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, सभी दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, जैसे अभी डॉक्टर शीतल ने एक चीज़ बताई बहुत अच्छी कि कैसे उसको डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जो लोग होम आइसोलेशन में, और दूसरी चीज़ ये कि एकदम से इन केसेस की संख्या बढ़ने कैसे लगी। हर महीने केस आते थे, इस तरह के डिटेक्ट होते थे, लेकिन सवाल ये भी आता है ऐसे में कि एकदम से इनकी संख्या इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई। इसके पीछे फैक्टर्स क्या क्या हैं, जैसे क्या ऑक्सीजन जो दी जा रही है उसमें क्या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज़ बढ़ा है, वो भी एक कारण है। क्या इसके अलावा जो लोग होम आइसोलेशन में जो स्टेरॉइड्स की बात आ रही है वो रीजन है। किस तरह के लोगों को और जागरूक रहना होगा? देखिए शैलेश जी, जो पेशेंट हैं कोविड के हैं, जो माइल्ड सिम्टम्स हैं उनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट जो मॉडरेट टू सीवियर हैं, जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, क्योंकि हम लोग ने देखा है ज़्यादातर पेशेंट जो म्यूकोरमाइकोसिस के हैं उनमें कोमॉर्बिडिटीज़ थी। मैक्सिमम पेशेंट डायबिटीज के थे, अनकंट्रोल डायबिटीज थी। तो इन लोगों ने अपने को कोविड के चक्कर में अपनी डायबिटीज का, इंसुलिन का ध्यान नहीं दिया, सही से ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो इन मरीजों में मैं यही अपील करना चाहूंगी कि आप अपने आप को, जो आपकी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, चाहे आपका हाइपरटेंशन है, आपको थायराइड है, आप उसकी दवा का सेवन प्लीज नियमित रूप से करते रहिए। कोविड के चक्कर में आप ये मत करिए कि उन दवाइयों का सेवन बंद कर दें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। और जो कि एक्चुअल फैक्ट्स हैं, हाइपोथेसिस बहुत है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हो चाहे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो, ये हम जब तक हम एक शोध करके ऑडिट रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं करते, हम कोई भी कंक्लूजन पे आना इस वक्त बहुत जल्द होगा। ठीक है, डॉक्टर शीतल वर्मा बहुत धन्यवाद आपका। रवि केंथुरा आपका भी बहुत धन्यवाद। शैलेश हमारे साथ बने हुए हैं और हम रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, कोरोना कंट्रोल को लेकर योगी सरकार के 3T मॉडल का असर दिखाई दे रहा है। 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में 24 घंटे में 3,981 नए मामले रिपोर्ट हुए, यानी 4,000 से भी कम। 24 घंटे में 11,918 लोग रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में अब रह गए 76,700 कुल एक्टिव केसेस और पिछले 24 घंटे में यूपी में 3,26,000 टेस्ट हुए हैं। तो ऑफिशियल फिगर्स 4,000 से भी कम इस वक्त आधिकारिक आंकड़े कोरोना के लगातार घटते हुए 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में पिछले 24 घंटों में 3,981 नए मामले और 4,000 से कम मामले। हमारे साथ शैलेश अरोड़ा हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, आधिकारिक आंकड़ों से तो लगता है कि बहुत तेजी से नियंत्रण में आ रहा है मामला उत्तर प्रदेश में। राजेश, देखिए ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि अगर टेस्टिंग ज़्यादा होगी, कोरोना कर्फ्यू होगा, तो उसका असर आंकड़ों पर देखने को मिलेगा। कोरोना कर्फ्यू मतलब लोगों के मूवमेंट पर लगाम, और जब लगाम लगेगी लोग मिले जुलेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है संक्रमण जो फैल रहा है उसकी जो स्पीड है वो कम होगी और उसका असर भी दिखेगा। 1 मई से कोरोना कर्फ्यू लागू है देखिए प्रदेश में। और दूसरा जो इसका पहलू है, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं, उनका भी ये कहना है कि कोई भी जब इस तरह का संक्रमण आता है उसका एक पीक होता है और उस पीक के बाद वो कम होना शुरू होता है। अगर हम 24 अप्रैल की बात करें तो उस समय हमने देखा कि प्रदेश में एक दिन में 38,000 के ऊपर केस सामने आते हैं, यानी उसको फिलहाल यहाँ पर पीक माना जा रहा है। उसके बाद से केसेस की संख्या लगातार कम होती दिखी। 1 मई से कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाता है, उसका असर दिखा। यही वजह है कि लगातार जो कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ता करके एक्सटेंड किया गया। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं और इसी वजह से जो है केसेस जो है कम हो रहे हैं, और यही वजह देते हुए 31 मई तक इस कोरोना कर्फ्यू को और एक्सटेंड भी किया गया है। ये एक बड़ी वजह है। दूसरी चीज, जहां तक बात करें केसेस की संख्या में कमी की, तो देखिए कई लोग ये सवाल जरूर उठा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी केस है, उतनी टेस्टिंग नहीं हो रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा फोकस किया जा रहा है, विशेष अभियान चलाया जा रहा है, केसेस कम हो रहे हैं, अच्छी बात है। और सरकार भी यही चाहती है कि जब लोग ये कोरोना कर्फ्यू खुले उस समय तक केसेस की संख्या जितनी कम हो सकती है उतनी अच्छी रहेगी, क्योंकि उसके बाद कोरोना संक्रमण जो फैल रहा है उसमें कमी आएगी। लेकिन एक तस्वीर हम राजेंद्र और दिखाना चाहेंगे, इस समय सड़क का एक नजारा दिखाना चाहेंगे कि
कोरोना कर्फ्यू एक हफ्ता बढ़ाया गया, आज सोमवार है। हमारे पीछे का नजारा देखिए, किस तरह से ट्रैफिक का मूवमेंट है। ऐसा लगता है लोगों के सब्र का बांध जो है वो टूट रहा है। बाजार बंद है, हजरतगंज में मौजूद है, आप देखिए कितना ज्यादा गाड़ियों का मूवमेंट साफ देखा जा सकता है। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया, आज से अगर आप 15 दिन पहले देखें, जब कोरोना कर्फ्यू था तब ऐसा नजारा नहीं दिखता था, 10, 12, 15 दिन पहले। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एक एक हफ्ता करके इसको बढ़ाया जा रहा है, ऐसा लगता है लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। तो एक अपील भी हम करेंगे एबीपी गंगा के माध्यम से कि अगर ये कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है तो आपकी सुरक्षा के लिए सहयोग दीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शैलेश, आपकी अपील को मैं इको कर दूं, आपकी अपील को मैं आगे बढ़ाऊं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीर दिखाई। कोरोना कर्फ्यू अगर लगाया गया है तो इसलिए कि संक्रमण रुके, संक्रमण दर कम हो, लोगों का जो संपर्क है आपस में वो रोका जा सके। लेकिन अगर ऐसे भीड़ निकलेगी, ऐसे भीड़ सड़कों पर दिखाई देगी तो इसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। इसका ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।